नेक्स्ट है आपका भावात्मक परिवर्तन। इससे पहले हमने जैविक परिवर्तन देखा, उसके अलावा हमने पता लगाया कि जैसे परिवार के अंदर किस तरीके से आपकी जो स्वबोध है, वो किस तरह से प्रभाव करता है। आपका परिवार का जो एनवायरनमेंट है या फिर आपका जो संस्कृति है, वो किस तरह से प्रभाव करता है। तो नेक्स्ट है आपका भावात्मक परिवर्तन। देखिए, किशोर का जो विकास के दौरान बहुत सारे भावात्मक परिवर्तन होते हैं, वो अनुभव करता है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो क्योंकि जो किशोर है, वो इतने सारे जैविक और शारीरिक परिवर्तनों के की वजह से वो खुद ही इतना चिंतामग्न रहता है कि उसके अंदर इतने सारे इमोशन चेंजेज़ होते रहते हैं। उसको पहले ये समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि एक तो उनकी जो शारीरिक है, बॉडी में जो चेंजेज़ हैं, उसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ही चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो बहुत सारे जो भावात्मक परिवर्तन वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। एक तो उन्हें लगता है कि जो उनका बॉडी है, जो उनके शरीर है और जो उनका व्यवहार है, वो लोग उनको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी वो काफ़ी चिंतामग्न रहते हैं। उनको लगता है कि लोग उनको ही हमेशा नोटिस कर रहे हैं। इसकी वजह से भी वो इस सब चीज़ों को लेके काफ़ी इनसिक्योर महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अगर कोई भी युवा है, अगर उसके चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि सब लोग उसके उस मुहासे को, उस पिंपल्स को ही नोटिस कर रहे हैं। भले ही बाकी लोग उस पे ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, बट उस युवा को या जो किशोरी है, उसको यही महसूस होता है कि सभी का जो अटेंशन है, वो कहाँ है? उसके पिंपल्स पर है या उसके मुहासों पर है। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि सभी की जो प्रतिक्रिया है, सभी चाहे वो अलग-अलग किशोर और किशोरी की हो सकता है कि उनकी जो शारीरिक परिवर्तन है, उन सब पे उनकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा है वो अपने शारीरिक परिवर्तनों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो हो सकता है दूसरी ओर एक युवा या एक किशोरी हो सकता है कि इस चीज़ को लेके वो बहुत ही सहज महसूस कर रहे हों, बहुत ही कंफर्टेबल हों या उस चीज़ पे वो शायद इतना ध्यान भी ना दे रहे हों, कि जैसा चल रहा है ठीक है। तो ये बहुत ही देखिए प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हो सकती है, सभी के साथ। अ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखिए जो आपका और जो लोग जो किशोर या जो किशोरी हैं, अपने इन शारीरिक परिवर्तनों को लेके जो बहुत ही अ, गर्व महसूस करते हैं या बहुत ही सहज भाव रखते हैं, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं इसके साथ, वो अनकंफर्टेबल फील नहीं होते या बहुत ही वो पेशेंस के साथ ये जो भी उनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो भी उनका विकास हो रहा है, उसको वो फ्लो में लेते हैं, उनको चलते रहने देते हैं। अ, वो क्या करती है, वो एक तरह से उनके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट रखती है, किस चीज़ में? स्वबोध पर। मतलब जो उनका सेल्फ वो जो बन रहा है, जो उनकी पहचान बनाने में, उनका स्वबोध कराने में, वो एक उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब वो बहुत ही कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं, वो इनसिक्योर फ़ील नहीं करते। और वही चीज़ अगर हम उल्टा देखें, अपोज़िट देखें, जो किशोर या किशोरी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हैं या बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं कि ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, लोग क्या कह रहे होंगे या लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, मेरा बॉडी कैसा लग रहा होगा। जो इन सब चीज़ों की वज़ह से जो भी उनके शारीरिक में विकास में जो भी बढ़ोतरी हो रही है, जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, अगर वो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही असंतुष्ट हैं, तो वो एक तरीके से क्या करती है, वो एक तरह से आपके नकारात्मक प्रभाव का काम करती है। तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ही अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो डाउन हो जाता है। तो ये आपकी स्वबोध में भी एक तरह से नकारात्मक का काम करता है। तो इस वजह से आप कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं होते। आप लोगों से हो सकता है बात करने में, मिलने-जुलने में, बाहर निकलने में बहुत ही हिचकिचाएँगे, ठीक है? आप जल्दी से लोगों को फेस करना नहीं चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है। और उसका दूसरा एक रीज़न और क्या होता है, उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप इन सब चीज़ों की वज़ह से आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, उस पे गिरावट आ जाती है। जैसे आपकी पढ़ाई में गिरावट आ जाएगा, आप अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पाएँगे, आप अपना 100% नहीं दे पाएँगे, ना स्कूल में, ना घर में और उसकी वज़ह से आपकी परफ़ॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है। आपका जो स्वाभिमान है, वो बहुत कम हो जाता है। आप बहुत ही हिचकिचाने लगते हैं, बहुत हेज़िटेट हो जाते हैं लोगों के साथ मिलने में, बातचीत करने में। किसी भी एक्टिविटीज़ में, चाहे वो घर की एक्टिविटीज़ हो या जो स्कूल की एक्टिविटीज़ है, हर जगह आपका परफ़ॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो चेंजेज़ हैं, हमने पहले ही बोला था कि ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है, ये सबके अंदर ये चेंजेज़ होते हैं। तो इन सब लोगों को आपको असुरक्षित महसूस नहीं करना होता है, ये चेंजेज़ सबके अंदर होते हैं।
ठीक है, हमारे अंदर थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं इन सब चीज़ों को लेके, हमारी मनस्थिति बदलती रहती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी होता है, बॉडी में इतनी सारी चेंजेस आते हैं और अचानक से इतना सारा चेंज देख के आप थोड़ा-सा पैनिक भी हो जाते हैं। बट धीरे-धीरे इसको पॉज़िटिव में लेना है, ना कि इसको हमें नेगेटिव की तरह लेना है। अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं और दूँ, मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि अशक्तता है मतलब उसके अंदर मतलब वो डिसेबल्ड है। हो सकता है उसका कोई शरीर का कोई भाग है, कोई ब ऐसा ऑर्गन जो उसका काम नहीं कर सकता, फिर भी अगर वो इतना कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि नहीं ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। आपने खुद इतने सारे मूवीज़ देखे होंगे, आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्री, सीरियल, शोज़ देखे होंगे, जिसमें कि सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसका ये हाथ काम नहीं करता या जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, फिर भी वो अपने कार्य सारे खुद कर पा रहा है। तो जब वो अपने उस अशक्तता के कारण भी अपने सारे काम इतने कॉन्फिडेंटली कर सकता है और वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझ सकता, तो जब वो अ, अगर हम कंपेयर करें ऐसे किशोर से जिसके पास सब कुछ है, अ, किसी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, भगवान ने उसको सभी बॉडी पार्ट्स, सभी ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे से दिए हैं, सब कुछ बिल्कुल सही है, बस इसलिए क्योंकि जो विकास हो रहे हैं उसकी वजह से वो बहुत ही चिंतित और अपूर्ण महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि नहीं मेरा शरीर अच्छा नहीं है। तो फिर आप एक बात बताइए, तो फिर तो यहाँ पे क्या हुआ? मतलब जिसके पास नहीं है, वो इतना कॉन्फिडेंट है अपनी बॉडी को लेके कि नहीं ऐसा कोई कार्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और जहाँ सब कुछ है, वो महसूस कर रहा है कि नहीं मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरे साथ ऐसा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है। तो ये फ़र्क है एक। तो इसलिए जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता है। आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप उतना ही अपनी परफ़ॉर्मेंस को भी आगे बढ़ाएँगे। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चेंजेज़ हैं, उसको पॉज़िटिव वे में लीजिए और अपने काम को पॉज़िटिव तरीके से करिए। ये सारी चीज़ें थोड़े समय के लिए होती हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है परिवर्तन जो आपके स्वबोध पर प्रभाव करता है, वो है आपका संज्ञानात्मक परिवर्तन। देखिए, संज्ञानात्मक परिवर्तन आपने पहले भी ये शब्द सुना होगा। संज्ञानात्मक का क्या मतलब होता है, ये हम ये चैप्टर आगे भी पढ़ेंगे, यूनिट 3 में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे कि संज्ञानात्मक क्या होता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। बट अभी फ़िलहाल हम सिर्फ़ ये पढ़ने वाले हैं कि स्वबोध के विकास पर संज्ञानात्मक का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अभी आप फ़िलहाल ये समझिए कि संज्ञानात्मक का मतलब हुआ कि जब आप सोचने, समझने, परिकल्पना करने लायक हो जाते हैं, जब आप इन सब चीज़ों के लायक हो जाते हैं कि आप कुछ भी सोच सकें, आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ, आप चीज़ों को इमेजिन कर पाएँ, उसकी कल्पना कर पाएँ, उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है? जब आपको इन सब चीज़ों का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसी से बना है संज्ञानात्मक। देखिए, जब आप बाल्यावस्था के दौरान जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, उस टाइम आपको नहीं पता होता कि पहचान क्या होती है, किसे कहते हैं पहचान? अगर कोई भी आपसे पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, तो शायद आप बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी व्याख्या नहीं कर पाएँगे। बट जैसे-जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं, जैसे आप मध्य बाल अवस्था में आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में विवरण देने लगते हैं, ठीक है? और वो विवरण बहुत हद तक सही भी होता है। हाँ, ये होता है कि इस अवस्था में आप अपना जो विवरण करते हैं, वो तुलनात्मक करते हैं, आप कंपैरिज़न करते हैं। जो कि आप शायद जब आप पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था में शायद आप अपनी तुलना नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ़ अपने बारे में बता रहे थे, बट आप जब मध्य बाल्यावस्था में आए, तो आप अपने बारे में तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना तुलनात्मक विवरण करते हैं, तुलनात्मक करते हैं, मतलब कंपेयर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैं आपका दोस्त है, मैं राहुल से लंबा हूँ, ठीक है? या मैं राहुल से समझदार हूँ, या मेरी हैंडराइटिंग राहुल से बहुत अच्छी है। मतलब आप इस तरह से अपने बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। बट जब तक बच्चा 11 वर्ष का होता है, वो क्या करता है, अपना विवरण बहुत हद तक वास्तविक करता है, मतलब जो रियलिटी है, वो वही बताता है। उससे पहले क्या हो रहा था, जब वो 11 वर्ष से पहले तक का बच्चा क्या करता है, वो हर चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर करता है। ये हमने चैप्टर 1 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो बट जब आप 11 वर्ष की आयु में पहुँचते हैं, तब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं, मतलब जो रियलिटी है आप वही बताते हैं। पहले आप कैसे बात करते थे? आप बोलते थे नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ या मैंने ये सारी मुझे ये पूरी किताब याद हो गई है। मतलब कहने का मतलब है कि
शायद ये चीज़ रियल में नहीं है, बट आप उस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बताते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आप 11 वर्ष की आयु में पहुँचे, आप चीज़ों को जब अपने बारे में बताते हैं, जब आप स्वयं का विवरण देते हैं, आप वास्तविक के साथ देते हैं। जो रियलिटी है, आप उसी के साथ अपना विवरण करते हैं। और आपको ये समझ में आ जाता है कि वास्तविक और आदर्श स्वयं में क्या अंतर होता है। ये हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि वास्तविक और आदर्श स्वयं में क्या डिफरेंस है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, वास्तविक का मतलब है कि जो रियलिटी में है, और आदर्श मतलब जो होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आदर्श स्वयं का मतलब हो गया कि अभी वो चीज़ है नहीं, बट आप वो चाहते हैं कि वो आपके अंदर हो। तो आदर्श स्वयं जिसको आप आइडियल बोलते हो, ठीक है? कि ये चीज़ आइडियली होनी चाहिए। तो आप उसके लिए मेहनत करते हो कि वो चीज़ आपके अंदर आए, या वो चीज़ आप उस चीज़ को सक्षम हो पाएँ करने लायक, ठीक है? और वास्तविक मतलब जो अभी आपके अंदर इन रियल है वो चीज़। तो इसका मतलब ये है। तो जब आप मध्य बाल अवस्था में पहुँचते हैं तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, इन चीज़ों में आप डिफरेंस, इनका अंतर आप कर पाते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, ये जो किशोरावस्था में आप जो ये देख रहे हैं, इसमें किशोरावस्था के दौरान एक जो बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन आता है, और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो एक चेंजेस आता है, वो आता है अमूर्त रूप से सोचने लगता है किशोर। जब वो एडोलेसेंट एज में होता है, तो उसके अंदर क्या ज़बरदस्त परिवर्तन आता है कि वो अमूर्त रूप से सोचने लगता है। अब ये अमूर्त का क्या मतलब है? देखिए, अमूर्त का मतलब है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है? ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जो मतलब वो जो वर्तमान में देख रहा है, जो वो प्रेज़ेंट में देख रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब अभी वो उसकी कल्पना कर सकता है। मतलब अभी हो सकता है उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया हो, बट उस चीज़ों को वो इमेजिन कर सकता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती होगी, या वो ऐसी लगती होगी। मतलब वो अपनी कल्पनाओं में उस चीज़ को इमेजिन कर सकता है। तो अर्थात वे वर्तमान से तथा जो वो देखते हैं और अनुभव करते हैं, उससे आधे अधिक आगे भी सोच सकते हैं। तो भले ही वो आपने वो चीज़ अभी एक्सपीरियंस नहीं की हो सकता है वो चीज़ आपने अपनी आँखों से नहीं देखी हो, बट आपने वो सिर्फ़ सुना, और आप उसको अपने इमेजिनेशन में आपने वो कल्पना कर ली कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती होगी। कहने का मतलब कि वो जब आपकी सोच से अधिक आगे आप उस चीज़ को समझने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त रूप से। और धीरे-धीरे क्या होता है कि जब आप इस किशोर एज में आते हैं, जब आपका जो एडोलेसेंट पीरियड है, इस समय आपकी जो सोच होती है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत लचीली हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो भी सिचुएशन आप जिस सिचुएशन में आप लोग चल रहे होते हैं, या आपके सामने कोई भी जो भी परिस्थिति आती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सोच को बदल सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपकी सोच एक ही जगह सीमित रहेगी या एक ही जैसी चलेगी। जैसे-जैसे आप अलग-अलग चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अलग-अलग सिचुएशंस आपके सामने आती है, उस हिसाब से आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो सोच होती है, वो भी चेंज होने लगती है। अन्य शब्दों में वे विभिन्न संभावनाओं और उनके परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग उसके जो परिणाम होंगे, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें या उस चीज़ से गुज़रें, तभी आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी आपके साथ जो आप महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज़ आप सोच रहे हैं कि नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि 11th में आप कोई अपना सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, तो आपने ये सोच के चूज़ किया, मतलब आपने पहले से ही अपने वो चीज़ों को इमेजिन कर लिया है कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है क्योंकि मुझे इन फ्यूचर इस सब्जेक्ट को पढ़कर अपने आप को यहाँ तक पहुँचना है, या मुझे इस सब्जेक्ट में अपना ये करियर बनाना है, या मैं अपने आप को मतलब अगर मैंने ये चूज़ किया है तो मैं आगे के परिणाम मेरे लिए क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो आपने क्या किया भ अभी आप इस चीज़ से आपने एक्सपीरियंस तो गुज़रे तो नहीं हो पूरा, बट आपने पहले से इमेजिन कर रखा है कि अच्छा ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, या यहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि आप ज़रूरी नहीं है कि उन चीज़ों से गुज़रें, तभी आप वो चीज़ सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिना उन चीज़ों से गुज़रे हुए, बिना उन चीज़ों को अनुभव करते हुए भी जब आपकी सोच वहाँ तक पहुँच सकती है, उसको हम बोलते हैं, आप उन चीज़ों की कल्पनाएँ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अमूर्त रूप से सोचना। किशोर कल्पनात्मक ढंग से अपने वर्तमान के लिए
अपने चयनित कल्पित भविष्य के साथ जोड़ सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको करियर वाइज़ एग्ज़ाम्पल दिया, तो अभी वर्तमान में आपने जैसे ये सब्जेक्ट चूज़ किए, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने फ्यूचर में होने वाले जो आपको बेनिफिट्स होंगे इस सब्जेक्ट को चूज़ करके या इसके अकॉर्डिंग जो आप करियर चूज़ कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है? कि इस इन फ्यूचर मैं अपने इस स्ट्रीम से ये करियर चूज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एडमिशन्स ले सकती हूँ या मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ। देखिए, इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए किशोर उन संभावित जीविकाओं, करियर के बारे में सोच सकता है, जो वह वयस्क के रूप में अपना सकता है, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या? आपने ये पढ़ा कि जो पहचान है, पहचान का जो विकास है, जो आपको जिसको हम स्वबोध भी बोल सकते हैं कि स्वबोध और जो आपके पहचान के विकास के अंदर कौन-कौन से परिवर्तन है जो प्रभाव डालती हैं, ठीक है? तो हमने उसके अंदर पढ़ा कि एक तो हमारा जो जैविक और जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, वो कैसे हमारे पहचान पे, स्वबोध पे प्रभाव करता है। फिर हमने पढ़ा जो हमारा परिवार है, वो कैसे प्रभाव करता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएँ हैं, वो कैसे प्रभाव करती है। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो भावनात्मक परिवर्तन है, जो हमारे इमोशनल चेंजेज़ हैं, वो कैसे हमारे स्वबोध और पहचान के विकास पे प्रभाव करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से जो हमारे संज्ञानात्मक परिवर्तन है, वो कैसे हमारे स्वबोध पे प्रभाव कर सकते हैं। तो ये जो आपका किशोरावस्था का जो अवधि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बट आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आपको अवसर भी बहुत मिलते हैं। ठीक है, आप नई-नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, आपको अपने करियर को रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं, आपके सामने बहुत डिफरेंट सिचुएशंस आएँगी जो आपको फेस करनी होगी बट आप इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखते भी हैं और आपको अपने बारे में और भी ज़्यादा पता चलता है। और साथ ही साथ इन सब का रिज़ल्ट क्या होता है कि जब आप धीरे-धीरे और अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, आपकी जब पहचान बननी शुरू हो जाती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। बट ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इस चीज़ सभी चीज़ों को, इन सभी परिवर्तन को पॉज़िटिव वे में लेके चलें, इसको नेगेटिव में ना लेके चलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसको बोलते हैं आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस समय में आपको चीज़ों को ज़्यादा जानने और पहचानने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि इस आपके इस अवस्था में आपके बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके शारीरिक में चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, आपके जैविक परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस समय आपका बहुत ज़रूरी है कि आपका अच्छा भोजन और पोषण होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स आदि जितने भी स आपके पौष्टिक भोजन हैं, उन सबको आप ग्रहण करें। अपना बैलेंस डाइट लें, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल हों। जंक फूड ज़्यादा ना खाएँ क्योंकि इस टाइम बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं बाहर के जंक फूड के लिए, फास्ट फूड में, तो ऐसा ना करें। और येस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने बॉडी को लेको इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, कुछ लोग कि नहीं मुझे बहुत अच्छा दिखना है, मेरे को अपना फिगर दिखाना है, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे वो बॉयज़ हों, एनीवन ठीक है? तो ये सबके लिए है, तो इस समय ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी पे चेंजेस पे ज़्यादा ध्यान दें, उसके लिए अच्छा खाना खाएँ, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है? और नेगेटिव ना सोचें, पॉज़िटिव रहें। उसके बाद देखिए आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी में आपके पीछे पेज नंबर 24 पे आपके क्वेश्चन्स दिए हुए हैं। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार मैं दोबारा से चाहूँगी कि आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ। पहला क्वेश्चन है यौवनारंभ और यौवनावस्था की संकल्पनाओं पर चर्चा करें। यौवनारंभ के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले प्रमुख शारीरिक और जैविक परिवर्तनों का विवरण दें। देखिए पहले उसने क्या पूछा है यौवनारंभ और यौवनावस्था की संकल्पनाओं पर चर्चा करें। पहले तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा है कि यौवनारंभ के दौरान दोनों में जो भी चेंजेस होते हैं, दोनों शारीरिक और जैविक परिवर्तन पूछा है। आप क्वेश्चंस प्लीज़ ध्यान से पढ़ा करिए। हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे दोनों ना पूछे, सिर्फ़ एक पूछ लें। तो आपको ये पता होना चाहिए शारीरिक कौन-सा है और जैविक परिवर्तन कौन-सा होता है, ठीक है? तो देखिए पहला जो इसका पार्ट है यौवनारंभ और यौवनावस्था की संकल्पनाएँ, जहाँ पे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इन यहीं पे आपका ये पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ से आप
देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो आपका पूरा जो ये पैराग्राफ है, इसमें आपको पूरा फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए, यौन परिपक्वता की आयु को यौवनारंभ कहा जाता है और मासिक धर्म को लड़कियों में यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। लड़कों और उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं, लड़कों के लिए अक्सर मानदंड का उपयोग किया जाता है, वह शुक्राणु का उत्पादन है, ठीक है? उसके बाद उसने यौवन अवस्था के बारे में पूछा है, तो यौवन अवस्था के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए, कि लड़कियों में बढ़ोतरी मासिक धर्म में एकदम पहले तेज़ी से होती है, लड़कों में कुछ वयस्क विशेषताओं के विकास से पहले ऐसा होता है और वह अवधि जिसमें शारीरिक और जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौवनारंभ होता है, उसे यौवनावस्था कहा जाता है। तो पहले तो आप ये लिखेंगे। यौवनारंभ के लिए आप यहाँ से लिखा आपने संकल्पनाएँ कौन-कौन सी होती हैं और यौवनावस्था के लिए ये चीज़ें। उसके बाद उसने क्या पूछा है कि दोनों में चेंजेज़ पूछी है उसने। तो ये दोनों चेंजेज़ हैं आपके यहाँ पे आप बिल्कुल ये लिखेंगे कि यौवन अवस्था के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले परिवर्तन हैं। इसमें आपके दोनों परिवर्तन लिखे हुए हैं, जैविक भी और शारीरिक भी, ठीक है? जैसे स्तनों के आकार में आरंभिक वृद्धि, ठीक है? ये आपका शारीरिक है, बगलों और जांघों में जो बालों का आना, ये आपका जैविक परिवर्तन, अधिकतम मृत्यु की आयु, ये आपका शारीरिक परिवर्तन, मासिक धर्म, ये आपका जैविक परिवर्तन, ऐसे ही लड़कों में, तो ये सारे आपका जो है ये आंसर 1 हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जो उन्होंने पूछा है। वो कहते हैं एक किशोर के व्यक्तित्व को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका है? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से परिवार जो है आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है। अगर स्नेहमयी परिवार हो, अगर ऐसा परिवार हो जो आपको हर समय सपोर्ट करने वाला हो, आप अगर कहीं आपका मनोबल गिर भी जाता है, आपको हमेशा मोटिवेट करने के लिए हों, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा परिवार होगा जो हमेशा हर जगह आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, आपका हौसला बढ़ाएगा, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बिल्कुल बढ़ेगा, आप बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका जो आंसर है आपका हमने जहाँ पढ़ा था परिवार का प्रभाव के ऊपर, वहीं पे आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए, अभी तो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ ये चैप्टर बट आपको पहले खुद से ये चैप्टर दोबारा से पूरा पढ़ना है और पहले खुद से इसके आंसर्स ढूँढिए। देखिए, ये जो है पेज नंबर 22 पे, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि जो सुदृढ़ और स्नेहमय पालन-पोषण से पहचान का स्वस्थ विकास होता है। स्नेहमय अगर स्नेहमयी अभिभावक उत्साही हैं, स्नेही और बच्चे के प्रयासों उपलब्धियों का समर्थन करने वाले हों, तो वे अक्सर बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उनके कार्यकलापों के प्रति उत्साह दिखाते हैं, उसकी भावनाओं के प्रति संवेदनपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं, उसके व्यक्तित्व और उसकी राय को समझते हैं, तथापि ऐसे माता-पिता दृढ़ अनुशासन वाले होते हैं। इस प्रकार के पालन-पोषण के बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आती है। ठीक है? तो वो परिवार जो स्नेहमयी पालन-पोषण करता है, हमेशा उनके एक्टिविटीज़ में उनका उत्साह बढ़ाता है, हमेशा बट साथ ही साथ अनुशासन भी रखता है, उनकी भावनाओं को समझता है, तो उस तरह के बच्चे कैसे होते हैं, स्वतंत्रता फ़ील करते हैं प्लस आत्मनिर्भरता आती है उनके ऊपर, तो ये उसका आंसर होगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन संस्कृति एक किशोर की पहचान को कितना प्रभावित करती है? उदाहरण सहित व्याख्या करें। आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल लिख सकें क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम्पल नहीं लिखते हैं, तो आपके मार्क्स कटते हैं और एग्ज़ाम्पल लिखने से ऑब्वियसली यू वुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो आप कोशिश करिए आप अपने आंसर को हमेशा एग्ज़ाम्पल के साथ सपोर्ट करिए। तो इसमें क्या पूछा है कि संस्कृति कैसे मदद कर सकती है या उसपे क्या प्रभाव कर सकती है एक किशोर की पहचान बनाने पर? ये भी हमने पढ़ा था जब हमने बात की थी एक ग्रामीण इलाके की और एक शहर के इलाके की जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से किशोर पे, उसके पहचान पे प्रभाव पड़ती है। इसका आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था क्योंकि संस्कृति की बात कर रहे हैं तो आप जैसे पारंपरिक समुदायों में हमने यहाँ पे पढ़ा था हमने यहाँ पढ़ा था कि किस तरह से कि एक ग्रामीण इलाके का जो था उसके ऊपर वो सारे अपने दायित्व बहुत जल्दी वो वयस्क की भूमिका के लिए तैयार हो जाता है। देखिए,
अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि पारंपरिक समुदाय और क्षेत्रों जहाँ अभी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ है, जहाँ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है, पेज नंबर 21 पे और जहाँ व्यावसायिक अवसर जो हैं, तथा जो वैकल्पिक जीवन शैली है, जो उनका लाइफ़स्टाइल है वो और जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे बहुत लिमिटेड है, ठीक है? टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है। वहाँ पर बच्चों को क्या करना पड़ता है, जो भी उनके पारिवारिक व्यवसाय हैं, जैसे बुनाई है या जो भी घर में उनके हो सकता है उनके पुराने ज़माने से या उनके जो दादा लोग थे, जो व्यवसाय वो करते चले आ रहे हैं। अगर घर में बुनाई का काम चल रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे के भी बच्चे वही जनरेशन आने वाली जनरेशन भी उसी चीज़ को अपनाती है। मान लीजिए या घर में अ, मिट्टी से बनाई जाती कुम्हार का काम होता है या बुनाई का काम होता है, तो जो घर में हमेशा से चलते हुए आता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही वो आने वाली जनरेशन भी वही अपना रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपके पास विकल्प नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो किशोर क्या करता है, वो बहुत जल्दी अपने वयस्क की भूमिका निभाने लगता है। मतलब वो बहुत जल्दी एडल्ट की भूमिका निभा लेता है। उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो बहुत जल्दी आ जाती है। और वो बहुत ही कम उम्र में म कहने का मतलब है कि वो एडोलेसेंट एज पीरियड में ही बहुत जल्दी इतना ट्रेन्ड हो जाता है कि वो एडल्ट, वो एक वयस्क की, एक बड़े की भूमिका निभाने लगता है और सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। और वहीं पर दूसरी ओर क्या होता है, तो ये एक हो गया उसका और उन्होंने एग्ज़ाम्पल पूछा है, तो ये हम एग्ज़ाम्पल ही बता रहे हैं। और वहीं पर क्या होगा कि किशोर जहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे व्यावसायिक विकल्प हैं, साथ ही साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, उपलब्ध है उसके पास, विकल्प ऑप्शंस उपलब्ध हैं। वहाँ पर वो क्या करता है, वो किशोर अपने अभिभावकों पर ही निर्भर रहते हैं। अभिभावक मतलब पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। या हो सकता है और हायर स्टडीज़ में जाएँगे आप। तो इस तरह से क्या है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आप करियर में सेटल नहीं हो जाते, तब तक तो आप अपने पेरेंट्स पे ही निर्भर हैं। तो आपकी सारी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके पेरेंट्स के ऊपर है। तो आपका जो एडोलेसेंट एज है, आपका जो किशोरावस्था अवधि है, वो बढ़ जाती है और जो आपका वयस्कता का जो अवधि है, जो आपका एडल्ट फेज़ है, वो देरी से आती है। तो इसलिए क्या होता है, इस समय यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली आपके जो विकल्प की बढ़ोतरी और क्योंकि आपका जो लाइफ़स्टाइल है, वो डिफरेंट होता है, इसकी वजह से कई बार आपके पेरेंट्स, आपके समाज में बहुत सारे लोगों के साथ वाद-विवाद भी हो जाते हैं, आपके तर्क-वितर्क अलग होते हैं। तो ये आपका जो है, यहाँ पे आप इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे इस पैरा से। उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो कहते हैं किशोरावस्था के दौरान होने वाले प्रमुख भावात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तन कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया, भावात्मक के अंदर देखिए, अभी हमने यही डिस्कस किया है कि किशोर अपने शारीरिक रूप को लेकर अधिक चिंतामग्न हो जाते हैं, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि शरीर और व्यवहार के प्रत्येक पहलू को दूसरे लोग देख रहे हैं और शारीरिक विकास के उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अ, शारीरिक परिवर्तनों के प्रति जो किशोर हैं, उनकी प्रतिक्रिया अलग-अलग हो सकती है और बट इस समय क्या होता है कि शारीरिक विकास के प्रति जो गर्व और सहज भाव रखते हैं, उनको स्वबोध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं जो दूसरी ओर इस बात से असंतुष्ट होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके जो अन्य पहलू हैं, जैसे कार्य है, उनका पढ़ाई है, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। ठीक है? और फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो किशोरों की मनःस्थिति है, वो बदलती रहती है। कभी-कभी वो परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ रहने की इच्छा रखते हैं और कभी-कभी उनको लगता है कि हम किसी से बात ना करें। वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, अपने आप को अकेला कहीं बंद कर लेते हैं। उनको लगता है हम मेरे से कोई बात ना करे, उनका किसी से मन नहीं करता मिलने का, जुलने का, बिल्कुल अकेलापन रहना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। वो हो गया भावात्मक। उन्होंने पूछा है फिर संज्ञानात्मक भी पूछा है तो इसमें आप ये वाला जो पैराग्राफ है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो आप यही लिखेंगे कि किशोरावस्था के दौरान जो ज़बरदस्त परिवर्तन आता है वो किशोर अमूर्त रूप से सोचने लगता है। मतलब कहने का मतलब कि वो जो वर्तमान में जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है वो उससे ज़्यादा सोच सकता है। उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत तेज़ी से दौड़ती है। मतलब उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है वो कल्पनाएँ बहुत तेज़ी से कर सकता है। जो उसने देखा भी नहीं है, जो उसने महसूस भी नहीं किया, जो उसने अनुभव भी नहीं किया, वो तक भी सोच सकता है, ठीक है? और उसकी सोच लचीली होने लगती है, वो चाहे अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ हो, संभावनाएँ हो, परिणाम हो, वो सभी के बारे में सही ढंग से सोच सकता है।
तो आप ये आंसर लिखेंगे इसका, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि और किशोरावस्था से लेकर आपके काफ़ी क्वेश्चन्स इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, स्पेशली आपका यौवन आरंभ और यौवनावस्था ज़रूर पूछा जाता है, जैविक और शारीरिक परिवर्तन ज़रूर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से इसको रीड करिएगा दोबारा से। थैंक यू।